दोस्तों, आप सभी ने बचपन में एक कहानी सुनी होगी। एक इंसान होता है, उसके पास एक ऐसी मुर्गी है जिसके पास से उसे हर रोज सोने के अंडे मिल रहे हैं, मतलब गोल्डन एग देने वाली मुर्गी। अब यहां पर इस पर्सन के मन में लालच आ जाता है, यानी ग्रीड आ जाता है, जिसके कारण वो सोचता है कि भैया अगर मैं इस मुर्गी को आज मार देता हूं, मतलब इसका पेट चीर के देखता हूं, तो सारे सोने के अंडे मेरे को एक बार में मिल जाएंगे। और अगर ये अंडे मुझे मिल जाते हैं तो मैं बहुत ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। अब इस लालच में वो उस मुर्गी को मार देता है। अब जब वो मुर्गी मरती है ना, उसके पेट में से कोई और अंडा निकलता है, और इवन जो उसे डेली एक सोने का अंडा मिल रहा था, अब वो भी बंद हो गया है। अब इसी चीज को आप आज के ह्यूमन बीइंग से रिलेट करके देखिए। आज का ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है? इस मुर्गी की जगह आप अर्थ को लेके चलिए। आप ये देखते हैं कि अर्थ के रिसोर्सेज को हम लेफ्ट राइट एंड सेंटर बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके कारण आज की डेट में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात तो करते हैं, बट एक्चुअल में ये देखने को कहीं नहीं मिल रही है। तो इस वजह से इन्वायरमेंट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है, नॉट जस्ट फॉर यूपीएससी, आपकी डे टू डे लाइफ के लिए भी, बिकॉज आप सभी की लाइफ इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अब जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस वीडियो में क्या खास है? तो आपके लिए मैं 3 टॉपिक लेके आया हूं। पहला टॉपिक है ई वेस्ट के रूल से रिलेटेड। गवर्नमेंट ने अभी कुछ रीसेंट चेंज लेके आई है इस पॉलिसी में, और इसके कारण कुछ थ्रेट्स देखने को मिल रहे हैं जो पर्टिकुलरली हमारे इस सेक्शन में इंप्लॉइज वर्क कर रहे हैं उनके लिए। दूसरे आर्टिकल में हम बात कर रहे हैं मणिपुर की, जहां पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज चल रही हैं एग्जॉटिक मीट से रिलेटेड, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज के मीट को वहां पर बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है जो वाकई में उनके प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए बुरा हो सकता है उन स्पीशीज के लिए। देन थर्ड आर्टिकल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वी विल डिस्कस अबाउट कि एक टाइम पे एक ऐसी स्पीशीज जो नेशनल बर्ड बन सकती थी, आज क्यों ऐसा हो रहा है कि ये 150 इंडिविजुअल तक सीमित रह गई है। हम बात करेंगे क्या थ्रेट्स हैं, क्या गवर्नमेंट कर रही है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इंटरवीन करना पड़ा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक कोट शेयर करना चाहता हूं। द एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी आर रियली बोथ टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। मतलब जैसे आप हेड एंड टेल देखते ना, तो एक तरफ आप मान के चलिए इन्वायरमेंट है, एक तरफ इकोनॉमी है। अगर एक सस्टेनेबल नहीं है, मतलब जैसे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल नहीं है, तो कल को इकोनॉमी भी आपकी सस्टेनेबल नहीं हो सकती। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं हम यहां? क्योंकि देखिए, जितने भी डिजास्टर्स इन्वायरमेंट के कारण आएंगे, मतलब इसमें अगर कुछ चेंज होता है, उसके कारण जो भी डिजास्टर्स आएंगे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। उदाहरण के तौर पे आप क्लाइमेट चेंज देखते हैं। अब अगर क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से आता है तो इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब भारत जैसा देश जहां पर बहुत से लोग किसानी के ऊपर डिपेंडेंट है, फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी इनकम के ऊपर असर पड़ेगा, तो बहुत से लोग पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। दूसरा एस्पेक्ट, अगर एग्रीकल्चर के ऊपर इंपैक्ट आता है तो इससे फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी फूड मटेरियल्स में। तो वो भी कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए खतरनाक है, बिकॉज इन्फ्लेशन अगर आप देखते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमी कहीं ना कहीं श्रिंक करने लग जाती है, छोटी होने लग जाती है। और हिस्ट्री ये भी बताती है हमें कि भैया खाने के चक्कर में तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी, तो आने वाले समय में तो पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। अगर ह्यूमन ने अपने आप को बचाना है तो उसे एनवायरनमेंट को भी बचाना होगा। नाउ लेट अस कम टू द मेन टॉपिक, जहां पर हम इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और भी टॉपिक्स के बारे में जानना, तो आप हमारा जीएस फाउंडेशन कोर्स फॉर 2024 को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 19 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इस बैच को लेते हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपके लिए कुछ स्पेशल ऑफर्स हैं। जैसे यहां पर आपको 2025 प्रीलिम्स तक का एक्सेस मिलता है अगर आप इसे 19 तारीख से पहले ज्वाइन करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी हो इस कोर्स से रिलेटेड, तो यू कैन कॉल अस एट 7007931912। आइए अब बात करते हैं पहले आर्टिकल के बारे में, जो डील करता है न्यू ई वेस्ट रूल्स थ्रेटन्स जॉब कलेक्शन नेटवर्क। अब ये आपका आर्टिकल, ऑल्दो मेन आर्टिकल जून जुलाई के मंथ का है, बट रिसेंटली कई न्यूज़पेपर्स में इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर डीलिंग विद दिस।
सबसे पहले यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ई वेस्ट क्या होता है। जैसे ई वेस्ट की बात करें, जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन, आप देखते हैं जैसे कंप्यूटर्स, पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, कैमरा, ये सभी चीज़ें आपके किसके अंडर आ जाते हैं? ई वेस्ट के अंडर। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हो, फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ कर रहे हो, वो सभी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। और इसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स हैं, इनकी एक शेल्फ लाइफ है। मतलब एक टाइम के बाद ये जो उपकरण हैं आपके, इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहते हैं। अब जब इनका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो हम यूजुअली क्या करते हैं? हम इन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं और डस्टबिन में फेंक देते हैं। बट क्या वाकई में ये इनका जो हम एंड लाइफ कर रहे हैं, मतलब इनको जो हम कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, वो क्या तरीका ठीक है? बात है ये तरीका गलत है। बिकॉज इन सभी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में बहुत सारे ऐसे हैवी मिनरल्स हैं जो कि डंपिंग यार्ड में पहुंचे तो बारिश जब होगी तो ये आपके वाटर टेबल में भी इंट्रूड कर सकते हैं और लैंड पार्ट यानी सॉइल के अंदर भी इंट्रूड कर सकते हैं। और दोनों ही केसेस में ये ह्यूमंस के लिए काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। इनसे बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे लेड जैसी चीज़ें इससे जब निकलती हैं तो ये ना केवल ज़मीन को पोल्यूट करती हैं, पानी को भी करती हैं, और जिसकी वजह से आपको बायोमैग्निफिकेशन जैसे इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायोमैग्निफिकेशन और अक्यूमुलेशन होता क्या है। देखिए, जब मान लीजिए एक इंसान है, इसका नाम है एक्स, किसी का भी एक्स हो सकता है, ये एक पौधा खा रहा है, ठीक है जी, स्पिनिच है या कुछ भी है, या कोई जानवर खा रहा है, मुर्गी या कुछ भी, तो उस केस में इसके अंदर अगर कोई भी टॉक्सिक हुआ और इसमें ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में अगर आपका कोई केमिकल ट्रेवल करता है, इसे बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। बिकॉज यहां पर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। अब इसके पीछे कारण ये है कि ये इंसान अपने पूरे लाइफ टाइम में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही मुर्गी खाएगा, अब ऐसी बहुत सी मुर्गियां खाएगा, तो उस केस में भी यहां पर बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलेगी। एंड इवन अगर ये प्लांट खा रहा है और इसके अंदर कुछ केमिकल है, तो उस केस में भी बायोमैग्निफिकेशन देखने को मिलेगी। बिकॉज एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब केमिकल ट्रेवल करता है तो वो एम्पलीफाई हो जाता है, उसका जो इंपैक्ट है वो बढ़ जाता है, और इसे बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। अब अक्यूमुलेशन क्या होता है? अब मान लीजिए एक ही ट्रॉफिक लेवल पे आप केमिकल को अक्यूमुलेट होते हुए, इकट्ठा होते हुए देखते हैं, तो उसे हम बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। तो ये दोनों के अंदर बेसिक फर्क है, और ई वेस्ट से ये चीजें बहुत कॉमनली इंक्रीज करेंगी। तो ये तो समझ में आ गया कि ई वेस्ट होता क्या है और इसके कारण परेशानियां क्या होती है। तो इस वजह से इन्हें कलेक्ट करना और डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इनके कलेक्शन में कौन जिम्मेवार है, इसके बारे में बात की गई है आपके ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, जहां पर एक टर्म यूज की गई है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो प्रोड्यूसर है उसे कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस रूल के अंडर, और उन्हें कहा गया है कि भैया जो आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है, मतलब मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, और इस कंपनी का जब लैपटॉप अपनी शेल्फ लाइफ कंप्लीट करके अब डिस्पोज ऑफ करने की कैटेगरी में आ गया है, तो यहां पर इस कंपनी की जिम्मेवारी है कि ये इसे कैसे वापस रिसाइकल करके यूज करे या वापस कैसे कलेक्ट करे। अब इसके लिए अलग अलग चीजों और मेथड का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपको डिस्काउंट दे दिया जाए, अगर आप अपना पुराना लैपटॉप वापस करते हैं तो आप डेफिनेटली इसके लिए जाएंगे। आपने एक्सचेंज ऑफर्स के बारे में सुना होगा, आजकल हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये ऑफर आपको मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से इसी का पार्ट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का। देन आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने लैपटॉप बेचा तो आप पर्टिकुलरली एक्स अमाउंट एडिशनल चार्ज करते हैं इस पर्सन से, सो दैट जब आप इस लैपटॉप को वापस करें तो यहां पर आपको ये अमाउंट विद इंटरेस्ट वापस कर दी जाएगी। तो यहां पर आपको याद रखना है कि कुछ इस तरह के मेथड्स को इस्तेमाल किया जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं निभाने के लिए। देन आपको यहां पर क्या करना होगा, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, तो इसे एनुअली बेसिस पे, मतलब साल के दर पे मेंटेन करना होता है अपने रिकॉर्ड्स को, सो दैट हमें पता लगे कि इन्होंने कितना अपने आप को
रिसाइकल किया है। मतलब अगर मान लीजिए आपने टोटल 100 आइटम भेजे हैं मार्केट में, अब इस मार्केट में से ये 100 आइटम में से आपने कितने वापस रिसाइकल करें, हम इसको भी कहीं ना कहीं काउंट करना चाहते हैं। अब साथ के साथ आपको ये भी याद रखना है कि जनरली जितनी भी कंपनीज आप इंडिया में देखते हैं, मोस्टली इन कंपनीज के पास इन हाउस यूनिट नहीं है इन चीज़ों को रिसाइकल करने के लिए। अब यहां पर यह जिम्मेवारी इनके बिहाफ पे एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनीज निभाती हैं। ये एक नेटवर्क ऑफ कंपनीज हैं जिन्हें हम PRO कहते हैं। अब ये PRO है क्या? देखिए, इन्हें कहते हैं हम प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक तरह से बिचौले का काम करते हैं। मतलब एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं, एक तरफ फॉर्मल आपकी रिसाइकलिंग यूनिट से ये कलेक्ट करते हैं, रिसाइकलिंग यूनिट को कहीं ना कहीं इन्हें रिसाइकल करने के लिए देते हैं और उसमें से जो कंपोनेंट वापस यूज किया जा सके उन्हें वापस यूज करने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिचौला का काम करते हैं। अब यहां पर ये टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करते हैं, रिसाइकलिंग के लिए अच्छे खासे इक्विप्ड हैं। यहां पर ये सेफली और एफिशिएंटली इन्हें रिसाइकल करते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं जो नए रूल्स आए हैं उनमें मेजर प्रॉब्लम इन PROs को ही होने वाली है। तो वी विल डिस्कस दैट, बट करंट कंटेक्स्ट जान लेते हैं एक बार कि क्यों यहां पर हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक नए फ्रेमवर्क को डिजाइन किया है अबाउट ई वेस्ट, जहां पर हम ये बात करें कि इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम है इसके ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ही आएगा, बट हजारों लाखों लोगों के रोजगार के ऊपर भी आएगा, बिकॉज वो इन्हीं PRO से लिंक्ड है। अब यहां पर ये PROs की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को कहा है कि ये कहीं ना कहीं PROs और डिसमेंटलर्स है, इन दोनों को इंपैक्ट करने वाले हैं। बिकॉज अब ये जितनी भी रिसाइकलिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऑथराइज रिसाइकल को दे दी जाएगी। अब अगर ऑथराइज रिसाइकलर्स को दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये जो आपके PROs हैं इनका रोल खत्म है। अब अगर ऐसा होता है तो इसमें इंडिया के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है अबाउट द रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो ऑथराइज रिसाइकलर्स की हम बात करते हैं ये भारत में गिने चुने ही हैं। अब इनका नंबर कम होने की वजह से प्रॉब्लम ये आएगी कि हम जितना हम टोटल वेस्ट जनरेट कर रहे थे उसमें से अधिकांश को वापस रिसाइकल नहीं कर पाएंगे एंड दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। जहां पर जो मैंने आपको कहा था बायो मैग्निफिकेशन और अक्यूमुलेशन तो दिखेगी दिखेगी, साथ के साथ जमीन बंजर होने के भी खतरे बढ़ेंगे। अब यहां पर ये जो रिसाइकलर्स हैं ये करेंगे क्या? देखिए, इनके पास जितना भी वेस्ट है वो रिसाइकल होने के लिए आएगा और यहां पर ये जनरेट करेंगे एक इलेक्ट्रॉनिक यानी ई सर्टिफिकेट। अब इस ई सर्टिफिकेट में क्या होगा? जो कंपनीज है, मान लीजिए एक लैपटॉप कंपनी है XYZ, एक कंपनी है फोन की ABC और एक और कंपनी मान लीजिए आप FGH। अब यहां पर क्या होगा कि ये कंपनीज इस सर्टिफिकेट को खरीदने इस रिसाइकलर के पास जाएंगे। मतलब जितना उन्हें चाहिए कि भैया आपको इतना ई वेस्ट को रिसाइकल करना था उतने वेस्ट के लिए ये यहां पर बिड करेंगे। अब इससे इस ऑर्गेनाइजेशन को तो फायदा होगा ही होगा, जिसके कारण ये कोशिश करेगी कि ज्यादा से ज्यादा वेस्ट को रिसाइकल करे और मार्केट में अपने जो शेयर्स हैं या आप ये कह सकते हो जो इनके पास सर्टिफिकेट्स हैं उनको बेच सके। बट एक बात ये भी तो देखिए, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम तो इससे भी तो इनको फायदा होगा ना। तो कहीं ना कहीं ये कोशिश ये भी तो करेंगे कि हम मार्केट में स्कार्सिटी क्रिएट करें इन सर्टिफिकेट्स की, जिससे इन्हें ये महंगे दामों पर बेच सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप यहां पर सिक्के के दोनों पहलू लेके चले कि ना केवल इससे बेनिफिट देखने को मिल रहा है बट नुकसान भी हो सकता है। बिकॉज ज्यादा नंबर में अगर ये सर्टिफिकेट जनरेट होंगे तो ये कंपनी सस्ते में खरीदेंगी और कंपनीज अगर सस्ते में खरीदेंगी तो इससे बहुत सी परेशानी हो सकती है इन कंपनीज को, इन रिसाइकलर्स को। दूसरी प्रॉब्लम, यहां पर इस रूल्स में कहीं जिक्र नहीं किया गया कि भैया PROs का क्या रोल रहने वाला है या डिसमेंटलर्स जो हैं, जो कबाड़ी वाले एंड ऑल भी हो सकते हैं, इनका क्या रोल रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो PROs हैं इसके अगेंस्ट हैं कि ये जो आपके रूल्स हैं ये कहीं ना कहीं ई वेस्ट मैनेजमेंट में भारत के अंदर बहुत भूकाल ला सकते हैं, इन द सेंस कि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं पूरे बैलेंस को जो हमने इतने सालों में क्रिएट किया है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक खामोश है इस बारे में
ऑल्दो यहां पर नए रूल से एक बेनिफिट देखने को मिलता है कि अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अक्सर पीआरओज के केस में हमने ये देखा है कि भैया ये डबल काउंट कर देते हैं सेम यूनिट को। मतलब आपने मान लीजिए 10 यूनिट रिसाइकल की, तो इसको ये डबल काउंट कर देते हैं। कई बार 2 कंपनीज के पास ये डाटा चला जाता है, तो इससे भी प्रॉब्लम है। अब यहां पर हम ट्रैक कर सकेंगे कितना मटेरियल कहीं ना कहीं रिसाइकल हुआ है, और इससे जीएसटी वगैरह के अंदर, इनपुट के अंदर जब भी कोई क्लेम करेगा तो हम उसे वेरीफाई कर सकेंगे। तो सेंटर ने ये कहा है कि भैया इससे हम कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया के अंदर रिसाइकलिंग को। बट पीआरओज के बारे में मैंने आपको जैसा कहा, रिलायबल तो नहीं है इनका डाटा, तो उससे तो कहीं ना कहीं बेटर है। बट प्रॉब्लम एक ही है, जैसा मैंने आपको कहा, मार्केट वर्क करती है डिमांड एंड सप्लाई पे। अब मान लीजिए इन ई सर्टिफिकेट्स की सप्लाई कम होगी, तो कहीं ना कहीं इससे इन कंपनीज को, यानी रिसाइकलर कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। और प्राइवेट सेक्टर्स हमेशा बेनिफिट के लिए काम करते हैं, तो इसमें यह प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसाइकलिंग ही कम करें, जिससे सर्टिफिकेट की कहीं ना कहीं स्कार्सिटी जनरेट हो, और स्कार्सिटी होगी तो ये अपनी चीज़ों को महंगा बेच सकेंगे। या दूसरी चीज़ गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिमांड को इंक्रीज करे, सो दैट इससे इंसेंटिवाइज हो ये कंपनीज, और ये आगे चलकर अपने काम को और बढ़ाने की कोशिश करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज इस एम्बिट में आए, सो दैट इनके लिए एक बड़ी डिमांड क्रिएट हो और ये कंपनीज इसके लिए काम करें। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा, ऑल्दो गवर्नमेंट को दोनों साइड को बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज पीआरओज में बहुत से लोगों को रोजगार मिल रहा है, और इनके लिए हमें स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, जिसमें हम इन्हें ये समझा सकते हैं कि कैसे सेफली हम ई वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं हम इस सेक्टर में इन्वॉल्व कर सके, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। प्लस जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि हम अपनी रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी को इन्हांस कर सकें, हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, बिकॉज इंडिया में अभी भी उस रिक्वायर्ड सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। देन कम्स आवर सेकेंड आर्टिकल। मतलब इस आर्टिकल में इतना ही था। सेकेंड आर्टिकल हमारा बात करता है बेटिंग फॉर एक्सोटिक मीट, गैम्बलिंग डेंस इन मणिपुर डिसेंट्स फर्दर इनटू लीगैलिटी। अब यहां पर मणिपुर की पुलिस और जो फॉरेस्ट ऑफिशियल है वो मिलके छानबीन कर रहे हैं एक टाउन में। अब इस टाउन का नाम मेरे से प्रोनाउंस तो नहीं हो रहा है, उखरुकल, पता नहीं क्या लोकल लैंग्वेज में नाम होगा इसका, बट स्टिल आप इसको याद रखें कि ये मणिपुर के एक एरिया में ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर हम कुछ गैम्बलिंग के ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। अब इसमें हम क्यों छापे मार रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर वाइल्ड एनिमल को, चाहे वो जिंदा हो या मुर्दा, उसे ऑफर किया जाता है प्राइस के तौर पे। अब इसमें एक स्पीशीज है जो बहुत न्यूज़ में रही है, दैट इज दिस पर्टिकुलर स्पीशीज, जिसका नाम है बिन तुरोंग। इसे हम बियर कैट भी बोलते हैं। ये कुछ ऐसी आपकी दिखने वाली प्रजाति है जो कि एक मीडियम साइज का मैमल है जो विविरिड फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी 9 सब स्पीशीज हैं। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आप में से कई इस चीज़ के बारे में जानने के उत्सुक होंगे। अब पर्टिकुलरली इस स्पीशीज़ के बारे में बात की जाए तो ये हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। आप देखिए यहाँ पर आपको इंडिया, नेपाल, साथ के साथ भूटान, इस एरिया में तो देखने को मिलती है। बट इसके अलावा इंडोनेशिया के ये जो सुमात्रा वाला पार्ट है, ब्रुनई वाला पार्ट है और जावा वाला जो आइलैंड है, इन तीनों आइलैंड्स पे भी आपको देखने को मिलती है स्पीशीज। अब इस स्पीशीज में ऐसा क्या खास है, देखिए ये काफ़ी समय तक पेड़ के ऊपर लटक सकता है। अब ऐसा ये कैसे कर पाता है, यहाँ पर ये अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता है। पूंछ का इस्तेमाल आपको दिखाना चाहूँ तो इसकी एक लंबी सी ऐसी सी पूंछ है जिसे ये 5वें लिम्स, मतलब 5वें हाथ या पाँव की तरह इस्तेमाल करता है चढ़ने के लिए। और ये जो टेल है इसको स्पेशल एक नाम दिया गया है, प्रीहेंसिली। अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी चीज जो ग्रिप कर सके, और यहां पर इसकी ये चीज है पूंछ। अब इसके अलावा एक और स्पीशीज है जिसके अंदर इस तरह की पूंछ पाई जाती है, दैट इज किंकाजोऊ। कुछ इस तरह से दिखने वाला ये इनोसेंट जानवर, वैसे इसकी शक्ल पे मत जाना, हो सकता है काफी डेंजरस भी हो, बट ये दोनों स्पीशीज आपकी न्यूज में थी। हो सकता है आपको यूपीएससी इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले, बट वैसे मैं आपको ये बताना चाहूंगा ये जो स्पीशीज है
ये IUCN कैटेगरी में वनरेबल कैटेगरी में आता है, मतलब रेड लिस्ट के अंदर वनरेबल कैटेगरी में आता है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स में है। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं किसी भी एनिमल स्पीशीज को मेजर थ्रेट्स क्या हैं, तो सबसे पहला थ्रेट होता है हैबिटेट से रिलेटेड। देखिए, हैबिटेट से रिलेटेड दो थ्रेट होते हैं, एक डिस्ट्रक्शन का और एक फ्रेगमेंटेशन का। डिस्ट्रॉय इन द सेंस आप डिफॉरेस्टेशन देखते हैं, जिसकी वजह से इनके घरों को हम बर्बाद कर देते हैं। अब इनके लिए रहने के लिए जंगल नहीं होगा तो इससे क्या होगा, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं निर्दोष जानवरों की हत्या की जाएगी। अब यहां पर आपके लिए एक क्वेश्चन है कि कौन किसी भी स्पीशीज को वनरेबल डिक्लेयर करके मारने की परमिशन देता है और किस एक्ट के अंडर देता है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरी चीज, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन होगी तो उससे भी एक्चुअल में ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा और अंत में उस जानवर को मरना पड़ेगा। बट ये क्यों होता है? मान लीजिए कई बार हम हाईवे को डेवलप कर देते हैं या हम कोशिश करते हैं कि कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करते हैं जहां पर हम किसी बड़े जंगल को दो हिस्सों में बांट देते हैं, जहां पर एक तरफ ह्यूमन का इंटरेक्शन है और दूसरी तरफ ह्यूमन का इंटरेक्शन कम है। तो यहां इस तरह से जब आप किसी हैबिटेट को दो हिस्सों में बांट देते हैं तो इससे भी जानवर की सर्वाइवल के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। ना केवल यहां पर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है बट साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बढ़ता है उन जानवरों के ऊपर, जिसके कारण उनके रिप्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आता है और रिप्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट आने से वो अब उतनी आसानी से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को, और जिसके कारण आप देखते हैं कि इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आ जाता है। अब दूसरा रीजन अगर हम बात करें तो दैट इज ग्रीड। ग्रीड इन द सेंस कि भैया आज की डेट में हम में लालच बहुत है। अब कुछ स्पीशीज होती हैं जिनकी मार्केट में वैल्यू बहुत होती है। आप सभी को पुष्पा भाऊ याद है? पुष्पा भाऊ ने चंदन कितने में बेचा था? शायद आप सभी को याद हो। अब ये जो चंदन बेचने का काम है क्यों चल रहा है? बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज की कीमत बहुत है। लाल चंदन कहीं ना कहीं चाइना, जापान ऐसे देशों में हाई डिमांड में है और लोग करोड़ों पैसा देने को तैयार हैं इसके लिए। मतलब ये जो ग्रीड है ये भी एक मेजर थ्रेट है कहीं ना कहीं इन एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए। जैसे पेंगोलिन है, चाइना में एक प्रचलन है कि अगर आप पेंगोलिन की स्किन जो है उसको खाते हैं, उसको पाउडर बनाकर या कैसे भी खाते हैं, तो उससे आपकी सेक्सुअल पावर इंक्रीज होती है। तो ऐसे जो ख्यालात हैं या आप कह सकते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, इनसे भी कहीं ना कहीं इन स्पीशीज को खतरा है। तो ये तो बात हुई कि लाइक हैबिटेट और ग्रीड एंड ऑल। बट ये सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? ये तो चलो सोशल एंगल हो गया, ये ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल एंगल हो गया। अब इन्वायरमेंटल एंगल में आप एक और चीज को कवर कर सकते हो, दैट इज क्लाइमेट चेंज। कई स्पीशीज जैसे कोरल्स हैं या कई और स्पीशीज हैं जिनको क्लाइमेट चेंज से प्रॉब्लम हो रही है। जैसे अगर मैं बात करता हूं पोलार बियर की, अगर कल को पोलर आइस पिघलती है तो इनके लिए कोई और हैबिटेट नहीं है। ये बियर की प्रजाति वहीं खत्म हो जाएगी या आर्टिफिशियल एरिया में हमें इन्हें सर्वाइव करवाना होगा। तो दोनों ही केसेस में इनके सर्वाइवल रेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिसके कारण आपको स्पीशीज के अंदर पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब कई बार कुछ ज्योग्राफिकल रीजन भी होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी एरिया में आपको हाई इनकम वाले रिसोर्सेज मिलते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनसे आप बहुत सा पैसा कमा सकते हैं। अब आपको पता ही है ह्यूमन क्या करेगा, बट ऑब्वियस है इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा, और अगर ऐसा करेगा तो इससे इनके हैबिटेट के ऊपर इंपैक्ट आएगा और ये अल्टीमेटली इस पॉपुलेशन के डिक्लाइन का कारण बन जाएगी। देन पॉलिटिकल विल भी होती है एक चीज। जैसे आप देखते हैं इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा, बट एट द सेम टाइम बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने सक्सेसफुल नहीं रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल विल की कमी है। और ये भी एक कारण बन जाता है जिसकी वजह से कोई स्पीशीज का कंजर्वेशन एफर्ट इतना कारगर नहीं दिखाई देता। कुछ का दिखाई देता है बट कुछ एक का नहीं देता। इनके अलावा और भी बहुत सी चीजें हो सकती हैं जो किसी एनिमल स्पीशीज के सर्वाइवल को इंपैक्ट कर सकती है। बट फिलहाल के लिए आप इन 5-7 पॉइंट के ऊपर ही फोकस कीजिए। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जहां पर हम बात कर रहे हैं
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। नाउ जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसने स्पेशल इंटरेस्ट लिया है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ऐसा क्यों हुआ और क्या कारण है इसके पीछे? आप सभी को पता होगा, रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स में ये बताया गया कि लेस देन 150 इंडिविजुअल रह गए हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के। अगर इन्हें वक्त रहते ही कंजर्व नहीं किया गया तो आने वाली हमारी जो पीढ़ी है शायद इस स्पीशीज के बारे में कभी ना सुन पाए। जब भारत आजाद हुआ था उस समय एक टाइम के लिए हम कंसीडर कर रहे थे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एज नेशनल बर्ड, बट आज की देश में इसके कंजर्वेशन प्रोग्राम को जब हम देखते हैं, गवर्नमेंट ने ऑल 2015 से इसे कंजर्व करने की कोशिश की है, बट जो हम देखते हैं उसमें ये पाते हैं कि भैया यहाँ पर इनकी कंजर्वेशन अच्छे से नहीं हो रही है।